नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान हैं डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह, जो हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है पल्मोनोलॉजी और एक माहिर हैं चेस्ट डिजीज़ के हमारे जम्मू कश्मीर के मारूफ मालिज, जो यहाँ पे इलाज मालजे का काम करते हैं और मशवरे भी देते हैं लोगों को। इसके अलावा भी डॉक्टर नज़ीर साहब, शुक्रिया आपका, आज आप तशरीफ़ लाए हैं और हम आपसे जानकारी लेना चाहेंगे। पहले तो थोड़ा आपका जानना चाहेंगे कि आपको किस वजह से इस शोबे के साथ आपको दिलचस्पी रही और इसी में आपने स्पेशलाइजेशन वगैरह ले लिया। तो उसके बाद आप ये बताएं कि ख़ासतौर से यहाँ पे वादी कश्मीर में जो सर्दियों में जो अमराज लाहक हो जाते हैं, ख़ासतौर से यहाँ पे कश्मीर में कई वजूहात, उसकी वजूहात भी आप बताएंगे। तो इसमें लोगों को क्या करना चाहिए, इसके आदाद शुमार भी अगर आपके पास होंगे तो अच्छी बात होगी। आप पहले अपने बारे में बताएं कि आपकी जो ट्रेनिंग्स वगैरह वो कहाँ पे हुई और किस तरह से आप इस शोबे के साथ वाबस्ता हो गए। बहुत बहुत शुक्रिया फैज़ साहब मुझे दावत देने के लिए। मैं बेसिकली शहर श्रीनगर में ही बिलोंग करता हूँ और मेरी पैदाइश भी यहाँ पे हुई। स्कूलिंग मेरी टेंडल बिस्को स्कूल में हुई 12वीं जमात तक, और उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन में मैंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में मेरा सिलेक्शन हुआ। तो वहाँ पे पहले मैंने MBBS की डिग्री हासिल की। उसके बाद हालांकि मैंने जो हमारा UK का एग्ज़ाम होता है प्लैब एग्ज़ाम भी क्वालिफाई किया था। तो लेकिन उसके बाद जो मैंने कश्मीर में भी PG पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन दिया और अलीगढ़ में भी एग्ज़ामिनेशन दिया, तो दोनों जगह मेरा सिलेक्शन हुआ। तो दोनों जगह मुझे काफ़ी अच्छी ब्रांचेस मिल रही थी जो उस टाइम ज़्यादा लुक्रेटिव थी। लेकिन चूँकि मेरी अपनी ख्वाहिश थी कि मैं वापस कश्मीर आऊँ और यहीं पे अपनी फ़राइज़ अंजाम दूँ, तो इस वजह से यहाँ पे मैंने देखा था कि चूँकि यहाँ पे जो शोबे पल्मोनोलॉजी है वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएशन भी नहीं होती थी और यहाँ पे लगभग बहुत कम, मैं कहूँगा, जो पल्मोनोलॉजिस्ट अवेलेबल थे। तो अगर हम कश्मीर की आब हवा देखें या बाकी चीज़ें देखें तो यहाँ पे छाती के अमराज में जो मुलविस पेशेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन चूँकि यहाँ पे ये एक फर्टाइल ग्राउंड था, यहाँ पे कोई एक्सपर्ट नहीं था, तो मैंने जो ज़्यादा लुक्रेटिव ब्रांचेस थी जैसे ऑर्थोपेडिक्स, रेडियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स या बाकी, ये छोड़ के मैंने कोशिश की कि मैं ऐसी ब्रांच लूँ जिससे हमें यहाँ पे लोकल फ़ायदा हो। तो हालांकि ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं अपनी काउंसलिंग के लिए गया था, क्योंकि ओपन काउंसलिंग होती थी, तो मैंने उनको बोला जी आप मेरा पल्मोनरी मेडिसिन आप मेरा फ़िक्स कर दीजिए। तो वहाँ पे जो डीन साहिबान थे जो काउंसलिंग मुनक़्क़द कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे बोला आप बेटा बाहर जाओ, सोच के वापस आ जाओ। अच्छा। अपने घर से फिर से मशवरा कर लो। अच्छा। कि आपको यही चाहिए या बाकी ब्रांचेस आपके पास अवेलेबल है, आप वो क्यों नहीं लेंगे। अच्छा। क्योंकि मैंने अपना दिमाग में ठान ली थी कि बिल्कुल, तो मेरा फिक्स था। मैंने बोला नहीं सर, आई हैव ऑलरेडी थॉट अबाउट इट, तो आप मेरा फिक्स कर दीजिए। तो 3 साल मेरी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई। उसके बाद फिर कुछ फेलोशिप्स मैंने की आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय पोस्ट ग्रेजुएशन। एक इटली में इंटरवेंशनल पल्मोनोलॉजी में मैंने एक फेलोशिप की, एक US में मैंने एक फेलोशिप की क्रिटिकल केयर मेडिसिन में। तो फिर यहाँ पे मैं कश्मीर में आया, तो फिर हमने कोशिश की यहाँ पे कि जो हमारा शोबा है इसको हम थोड़ा सा डेवलप करें। क्योंकि अगर हम चेस्ट डिजीज़ हॉस्पिटल की बात करें जहाँ पे मैं अपने काम अंजाम देता हूँ, तो ये एक सॉर्ट ऑफ ए डिस्पेंसरी टाइप उस टाइम थी, क्योंकि एक्सपर्ट्स नहीं थे और 10 to 2 सर्विसेज अवेलेबल थी, OPD चलती थी बस, और कोई एडमिशन्स होते थे, इमरजेंसी सर्विसेज कोई नहीं। किस साल आपने ज्वाइन किया था? मैंने 2007 में एज ए सीनियर रेजिडेंट ज्वाइन किया था और 2008 में मेरा फिर एज ए कंसल्टेंट वहाँ पे सिलेक्शन हुआ था। तो धीरे धीरे चूँकि हमारे काफ़ी और मेरे कोलीग्स थे, वो भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही ज़ेर तालीम थे, तो उसके बाद उन्होंने भी ज्वाइन किया। तो हमारी बिल्कुल, तो हमारी एक टीम बन गई, क्योंकि अकेला आदमी तो कुछ नहीं कर पाता है। चूँकि हमारी एक टीम बन गई, लाइक माइंडेड पीपल थे, तो हमने कोशिश की कि हम धीरे धीरे अपने शोबे को बढ़ाएं। और बिकॉज ऑफ कोऑपरेशन फ्रॉम और देन प्रिंसिपल या बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की
वहाँ से हमें काफ़ी कोऑपरेशन मिला। हमें जो भी सर्विसेज हम चाहते थे वो हमने स्टार्ट की, जो भी इक्विपमेंट हम चाहते थे उस टाइम वो हमें फराहम किया गया। तो हमने ये 24 आवर्स हॉस्पिटल में इसको तब्दील कर दिया। और इसके अलावा फिर ICU, जो हमारी इंटरवेंशनल पल्मोलॉजी, जो थिएटर की जो चीज़ें हैं, तो हम एक लेवल पे उस टाइम इस लेवल पे पहुँचे कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर था वो न कि जम्मू कश्मीर में, लेकिन अगर हम नॉर्थ इंडिया में भी देखें तो हमारे पास ऐसी चीज़ें अवेलेबल थी जिससे हम एक जो टेरिशरी केयर सेंटर जो नॉर्थ इंडिया में लीडिंग सेंटर्स हैं उसके हम लेवल पे आ गए। तो हम कह सकते हैं कि इस वक्त जो भी इसमें मशीनरी दरकार होती है वो सब आपने एक्वायर कर ली है, सब टेस्ट वगैरह यहाँ पे हो जाते हैं? बिल्कुल। देखिए, हम अगर शोबों की हम बात करें, देखिए एक तो बेसिक होता है जो पल्मोनोलॉजी होता है जिसमें एक्सरे, ECG या स्पायरोमेट्री, लंग फंक्शन टेस्ट, ये तो बेसिक टेस्ट एक पल्मोनोलॉजिस्ट को चाहिए होते हैं। इसके अलावा हम अलग अलग स्पेशलाइज्ड लैब्स होती हैं, जैसे एलर्जी की लैब है, वो अलग शोबा है, वो उसको हमने डेवलप किया। इसके अलावा अगर हम स्लीप एपनिया, पॉलीसोमनोग्राफी, कश्मीर में कहीं, जो जम्मू कश्मीर में कहीं नहीं होती थी उस टाइम जब हमने यहाँ पे ये स्टार्ट किया। उसके अलावा अगर थिएटर की हम बात करें, वहाँ पे ब्रोंकोस्कोपी, थोरकोस्कोपी या इवन एंडोब्रोंकियल अल्ट्रासाउंड वो हमने डेवलप किया। लेज़र, स्टेंटिंग, क्रायो, हमने पूरी कोशिश की कि हमारा जो है जो हमारे शोबे में नया इनोवेशंस आती हैं, नया सामान आता है, तो वो हमारे पास है, ताकि जो एक पेशेंट पहले यहाँ पे कंसल्टेशन करके उसको बाहर जाना पड़ता था, इवन फॉर ट्रीटमेंट तो अलग बात, मैं डायग्नोसिस की बात करूँगा कि डायग्नोसिस बनाने के लिए उसको बाहर जाना पड़ता था फॉर दिस बेसिक टेस्ट। तो हमने कोशिश किया कि वो यहीं पे हम उसको डेवलप करें, ताकि एक जो गरीब पेशेंट जो बाहर, जिसको उतना अफोर्डेबिलिटी नहीं होती है कि वो बाहर जाए और अपना टेस्ट कराए, अपना इलाज कराए, उसको वो सब सर्विसेज यहीं पे मैसर हों। एक बात का जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि वो हमारे पास क्लियर नहीं है। यहाँ पे एक तो ये नए बने हॉस्पिटल्स, एम्स अब बन रहे हैं और शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसके अलावा जो हमारे पुराने हॉस्पिटल्स थे 1978 में, यह भी काफ़ी हद तक इसको रिमॉडल किया गया। जो हमारा लाल देद वाला हॉस्पिटल है, बच्चों वाला हॉस्पिटल बाद में हुआ, ये जो SMH का हॉस्पिटल है, जिसके बेसिकली ये सारे हॉस्पिटल्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं जहाँ के आप प्रोफेसर हैं। तो इनमें तकरीबन सभी जगह पे मॉडर्नाइजेशन, मशीनरी, डॉक्टर्स, फैकल्टी, ये सारी चीज़ें लाएंगी, खासतौर से बिल्डिंग्स भी। लेकिन जो हमारे आपके पास जो है हॉस्पिटल, चेस्ट डिजीज हॉस्पिटल, ये जो है डलगेट वाला, तो एक ज़माने में ये पुराना एक कदीम हॉस्पिटल था जिसको मिशन हॉस्पिटल कहते थे, अंग्रेज़ों ने उस वक्त बनाया था। उस वक्त शायद एक ही स्पेशलिटी के लिए नहीं रहा होगा। तो इसकी क्या वजह है कि वही बिल्डिंग, उसी तरह की बोसीदा फर्नीचर और ये सारी चीज़ें, इसमें जिद्दत क्यों नहीं आ रही है? एक अच्छी बिल्डिंग मॉडर्न खतूत पे जो बने, जिसमें अच्छी तरह से मशीनरी हो, क्योंकि सारी चीज़ें ज़रूरत होती हैं। ये की क्या वजह है कि इसमें अभी वही पुराना सिस्टम ही है, इसमें क्यों कोई जिद्दत नहीं आ रही? देखिए फैज़ साहब, आपने बहुत अच्छी बात जहन में लाई। देखिए, पहले ये जो स्टार्ट जो हॉस्पिटल हुआ है, क्योंकि मिशनरी हॉस्पिटल था जहाँ अंग्रेज़ वहाँ पे इलाज करते थे, इवन बिफोर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ SMHS हॉस्पिटल ये स्टार्ट हुआ था 1880 में हुआ था स्टार्ट। सबसे पुराना यही है। बिल्कुल। उसके बाद जब SMHS डेवलप हुआ तो जो हमारी मेन ब्रांचेस थी वो वहाँ पे शिफ्ट हुई, और चूंकि ये इस एरिया में था, थोड़ा पहाड़ पे भी था और आइसोलेटेड एरिया था, तो इसको वहाँ पे उस टाइम चेस्ट डिजीज़ के लिए रखा गया। अगर उस टाइम की हम बात करें तो उस टाइम ये सिर्फ उन मरीज़ों के लिए था जो TB के अमराज में मुबतला थे, क्योंकि TB का इलाज जो था उस टाइम मैसर नहीं था। तो उस पेशेंट को हम क्या करते थे, आइसोलेट करते थे। अच्छा। और उसको सही खाना पीना देते थे वहाँ पे, और आबो हवा सही रहती थी पहाड़ पे, तो इस वजह से उनको वहाँ पे आइसोलेट करते थे ताकि
सही खान पीन से उसका इम्यूनिटी बढ़े, वो इस बीमारी को फाइट करे, और सेकंड उसको आइसोलेट करे बाकी कम्युनिटी से, ताकि वो बीमारी जो है बाकी लोगों में ना फैले। लेकिन जो ही फिर वक्त गुजरता रहा, टीबी के अमराज के जो दवाइयाँ भी हमारे पास मैसर हुई, और ये अब ऐसी बीमारी है जो कम्प्लीटली ट्रीटेबल है, और ऐसे पेशेंट को अब हम एडमिट नहीं करते हैं यूजुअली, जब तक उसको कोई सीवियर डिजीज़ में मुबतला ना हो। तो इस वजह से ये अब डिसेंट्रलाइज हो गया है, ट्रीटमेंट इनके घर पे ही चलता है, और वहीं पे आइसोलेशन फैसिलिटी जब तक इनको चाहिए हुई होती है तो उनको हम एडवाइस कर देते हैं। लेकिन अब अगर हम इस हॉस्पिटल की बात करें, बाकी जो हमारे पास छाती के अमराज हैं, वो नमूनिया हो, वो सीओपीडी हो, वो एज़मा हो, या लंग कैंसर आप देख रहे हैं कि कितना बढ़ गया है हमारी वादी में, तो इन बीमारियों को हम इस टाइम यहाँ पे ट्रीट करते हैं और एडमिट करते हैं। लेकिन जो बिल्डिंग्स की बात आपने छेड़ी, ये मौके की नज़ाकत है, कि वक्त की नज़ाकत है कि, और ज़रूरत है हमारी कि, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स जो हैं जो छाती के अमराज में वो ऊपर ज़्यादा नहीं चढ़ पाते हैं, उनको ऐसी टोपोग्राफी हमारे हॉस्पिटल की ऐसी है कि पेशेंट को चढ़ना पड़ता है, काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है, आपने भी देखा होगा। तो लेकिन हमने बारहा कोशिश की है कि वहाँ पे एक बिल्डिंग बन जाए जहाँ पे पेशेंट को अंदर जाके सब टेस्ट्स वगैरह या जो एडमिशन फैसिलिटीज़ वगैरह हो एक ही बिल्डिंग में हम कर पाए। तो इसमें हमारी पहल रही थी, 2010 में एक प्रोजेक्ट सैंक्शन हुआ था, तो चूँकि ये लावड़ा के अंडर एरिया आता था तो परमिशंस वगैरह भी सब आ गए थे, तो इन पे काम भी शुरू हुआ था इन 2020 जस्ट बिफोर कोविड। तो चूँकि कोविड आया, सब काम रुक गया, और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद जो जेकेपीसीसी जो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी थी तो वो डिसबैंड हो गई। तो अब ये जो है ये R&D डिपार्टमेंट में गया है, और वहाँ पे जो नया DPR जो फॉर्मेलिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्मेलिटीज़ होनी होती है तो वही सिलसिला चल रहा है। तो हम भी होपफुल है कि वो थ्रू हो जाए बाई और गवर्नमेंट। तो अगर वो हुआ तो हमारी एक बिल्डिंग जो है, एक सेंट्रल एक बिल्डिंग बनने वाली है जो G+4 है, और G+4 और जो बाकी एडजेसेंट बिल्डिंग्स है वो बाई एरो ब्रिजेस बिल्कुल कनेक्ट हो जाएंगी, ताकि अगर जो पेशेंट अंदर आए उसको फिर सीढ़ी ना चढ़ना पड़े, वहाँ लिफ्ट रैम्प की सर्विसेज है, और बाई ओवरब्रिज जो बाकी बिल्डिंग्स कनेक्ट हो जाएंगी उससे। तो फिर पेशेंट को जो इस टाइम हमारी हॉस्पिटल की टोपोग्राफी है जिसमें काफ़ी उसको शिद्दत का मतलब अजाब भी मैं कहूँगा कि होता रहता है, वो हम मिनिमाइज कर पाएंगे। हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स को काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि एक तो ऊपर काफ़ी पहाड़ी पे है, तो पहाड़ी पे होते हैं हॉस्पिटल, ऐसी बात नहीं है, लेकिन एस्केलेटर्स, एलिवेटर्स, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होनी चाहिए। बिल्कुल, लिफ्ट्स, रैम्प्स, ताकि पेशेंट को ट्रॉली पे या व्हील चेयर पे चलाया जाए, ताकि उसको खुद से अपने पैरों पे ऊपर नीचे ज़्यादा ना करना पड़े। तो अभी आप बता रहे हैं कि इसमें G+4 का प्रपोजल है? जी बिल्कुल, इस टाइम उसका DPR भी जमा हुआ है और वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में है फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस, तो इंशाल्लाह वो हो जाएगा, तो उस पर काम शुरू हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन में है। बिल्कुल, तो इसमें इन कोऑर्डिनेशन विद द R&D डिपार्टमेंट आपको यकीन है कि इसमें जल्दी काम शुरू हो जाएगा। अब आप आ रहे हैं कि आपने मशीनरी का जिक्र किया कि आपने कहा कि हमने बेस्ट मशीनरी यहाँ पे एक्वायर कर ली है, और इसके टेस्ट लैब्स वगैरह से यहाँ पे लग चुके हैं सभी। क्या अभी भी लोगों को जाना पड़ता है दिल्ली वगैरह किसी सुपर स्पेशलिटी के लिए? देखिए बिल्कुल, हम फ्रॉम डायग्नोस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू जो अगर हम देखें तो मुझे नहीं लगता है कि डायग्नोसिस के लिए उनको बाहर जाने की ज़रूरत है। देखिए अगर हम COPD की बात करें, एज़मा की बात करें, उसमें ऐसे कोई टेस्ट अवेलेबल नहीं है जो हम नहीं कर पाते हैं। जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, एलर्जी टेस्ट, वो हम यहीं पे कर सकते हैं। होते हैं। बिल्कुल। उसके अलावा अगर हम लंग कैंसर की बात करें, पहले डायग्नोसिस के लिए जो हम ब्रोंकोस्कोपी या बायोप्सी करनी पड़ती थी पेशेंट को, जिसकी फैसिलिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं, वो भी हमारे पास मैसर है। या अगर किसी को CT स्कैन के थ्रू हम बायोप्सी करने की ज़रूरत पड़ी, वो फैसिलिटी भी हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा
थेरेप्यूटिक की भी अगर हम बात करें, थेरेप्यूटिक प्रोसीजर्स भी हम करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी को अपनी जो विंड पाइप होती है वह ब्लॉकेड हो ड्यू टू सम अदर रीज़न, जो कोई कैंसर की वजह से अगर स्टेंटिंग वगैरह करने की ज़रूरत पड़ी, वो भी हमारे पास फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। बिल्कुल, वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे पास। जो वो तबका जो आता है, जो अफोर्ड नहीं कर पाता है, वो यहाँ हमारे पास आता है, हम कर लेते हैं। उसके बावजूद अगर कोई अपनी पर्सनल विल से बाहर जाना चाहे तो वो अपनी मर्ज़ी से जाकर, लेकिन हमने यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी ऐसी मैसर रखी है कि उनको बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। वो एक क्रेडिबल फैसिलिटी है, बिल्कुल, जिस पे लोगों को भरोसा रखना चाहिए। बिल्कुल, बाकी तो लोग जाते हैं कार्डियोलॉजी वगैरह के लिए भी बाहर लोग जाते रहते हैं। बिल्कुल फैसिलिटीज़ तो है। अगर कोई जाना चाहे, उसके पास एवेन्यूज़ हैं तो वो जा सकता है, लेकिन हमने यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी को रखी है। क्या आपने नोटिस किया है कि पिछले 10 साल के दौरान यहाँ पे कुछ अमराज में, जिसपे फॉर एग्जांपल आपने लंग कैंसर, क्या लंग फाइब्रोसिस या एज़मा और ऐसी कई बीमारियां हैं जिसमें लोग बता रहे हैं कि इसमें इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे कई वजूहत से, जिसमें पोलन है, जिसमें पोल्यूशन है, और जिसमें ये जो घास वगैरह जलाते हैं लोग, धुआं पैदा हो जाता है घरों में जो होता है, जिसको हम डोमेस्टिक पोल्यूशन वगैरह कहते हैं। हम इसकी तरफ भी आएंगे कि इसमें कोई रिमार्केबल इंक्रीज हो रहा है। देखिए, पहले अगर हम देखें, जैसे आपने प्रोग्राम पे आगाज़ में कहा कि हम विंटर जो है, विंटर नोटोरियस रहता था कि इसमें छाती के अमराज जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। जी हाँ। लेकिन अगर हम ओवरऑल अब स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो हम देखते हैं कि पूरे साल हमारे पास पेशेंट्स आते रहते हैं। ऐसा ये नहीं कि विंटर में नो डाउट थोड़ा इंक्रीज हो जाता है, लेकिन ओवरऑल अराउंड द ईयर, बिकॉज इसमें हर कोई तरीके की बीमारी होती है जो अलग अलग सीजनल सीजन्स में आती रहती है। देखिए, विंटर्स, गर्मियों में भी आते हैं। बिल्कुल, विंटर्स में अगर हम देखें तो हम COPD या अस्थमा के मरीज़ जो है, इनमें अटैक्स होने का ज़्यादा चांस रहता है, या रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शंस होते हैं, वो अपर हो लोअर हो, उनकी तादाद बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ कोल्ड टेम्परेचर एंड लो ह्यूमिडिटी। तो ये फैक्टर्स हैं। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें, जैसे आपने एलर्जीज़ की बात करी, हम देखते हैं कि ड्यूरिंग चेंज ऑफ सीज़न, जब स्प्रिंग सीज़न आ जाता है या हमारा सर्दी और गर्मी के बीच पर जो छोटा हमारा ऑटम सीज़न आता है, इसमें हम देखते हैं कि एलर्जीज़ जो है वो काफ़ी पनपती है। इसमें एक बड़ा रीज़न है कि हमारी ग्रीनरी यहाँ पे बहुत है, ग्रीनरी, ग्रासेस, ट्रीज़ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारा कंसंट्रेशन ऑफ पोलन जो एटमॉस्फेयर में होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो एलर्जी के अमराज में मुब्तला होते हैं, वो कोई भी अस्थमा हो, एलर्जिक राइनाइटिस हो, स्किन एलर्जीज़ हो, आई एलर्जीज़ हो, इनमें हम देखते हैं कि इनमें काफ़ी इजाफा होता है। इसके अलावा जो लंग कैंसर की आप बात करें, ये तो मैं कहूँगा कि ये तो ओवरटेक कर रहा है। हमारे कश्मीर में अगर हम देखें, GI कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन पाए जाते थे, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लंग कैंसर जो है वो करीब करीब इनको ओवरटेक कर रहा है। अच्छा। इसमें काफ़ी वजूहत हैं। देखिए, पहले तो सबसे ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग जो है, जिसकी इंसिडेंस में अगर हम कश्मीर में देखें, हुक्का स्मोकिंग हो, सिगरेट हो, बीड़ी हो, इसकी इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है, जो मेन फैक्टर एक है फॉर इंक्रीज इन द इंसिडेंस ऑफ लंग कैंसर्स। उसके अलावा हमारा जो क्योंकि जो स्मोकिंग जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इटियोलॉजिकल फैक्टर होता है इन इवन COPD। तो COPD की हम देखते हैं कि COPD के इंसिडेंस जो है वो कश्मीर में बहुत ज़्यादा है। वो रिसर्च हुआ है, वो वर्ल्ड वाइड स्टडी हुई है। हम देखते हैं कि कश्मीर में जो
पूरे कंट्री में है, सबसे ज़्यादा इंसिडेंस है COPD की। और COPD तो एक चीज़, सीवियरिटी ऑफ COPD भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हम देखते हैं कि ऐसे COPD मरीज के जो होते हैं इनको विंटर्स में एक्सेसरबेशन ज़्यादा होती है। एक बार अटैक हो गया, उसका लंग जो है या उसका फेफड़ा जो है वो कभी अपनी नॉर्मल लेवल पे नहीं आता है, और एक बार अटैक होते रहे तो इसकी लंग्स की हालत जो है दिन ब दिन बिगड़ती जाती है और वो सीवियर डिजीज़ में मुब्तला होता है। तो इस वजह से हम देखते हैं कि COPD हो, लंग कैंसर हो, एज़मा हो, इनकी इंसिडेंसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ओवर द लास्ट 1 डेकेड। तो इसलिए हम भी कोशिश करते हैं कि हम लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करें कि ये बीमारियां जो है ये क्या है, कैसे होती है, कैसे अर्ली डायग्नोसिस हो जाए और कैसे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज बेटर। हम ये नहीं कि किसी को प्रॉब्लम हो गई तो उसके बाद हम उसका इलाज करें, लेकिन अगर हम लोगों में अवेयरनेस पैदा करें रिगार्डिंग दीज डिजीज़, तो हम लोगों में एक प्रिवेंटिव मेडिसिन का कंसेप्ट लाके उनको प्रिवेंट कर सकते हैं। कोई एज़मा का पेशेंट है, अगर हम उसको अर्ली डायग्नोसिस करें, अर्ली उसको रिकॉग्नाइज करें, अर्ली ट्रीट करें, तो वो सीवियर डिजीज़ में नहीं मुब्तला होगा। या अगर हम ऐसी COPD, अगर हम स्मोकिंग के बारे में लोगों को अवेयरनेस कराएं, इसके इल इफेक्ट्स क्या है, और अगर हम टारगेट करें कि हमारे जो यंग एडोलेसेंट जो इस आदत में मुब्तला होते हैं, जो एक फिर बिद्दत बन जाती है, उसको हम अगर अर्ली टारगेट करें बिकॉज बाय मेकिंग देम मोर अवेयर, तो हम इन बीमारियों की जो लॉन्ग टर्म जो है इंसिडेंस जो है वो हम डिक्रीज़ कर सकते हैं। एक तो आपने स्मोकिंग का जिक्र किया, आपने बताइए मैं इसमें लंग्स के कैंसर की एक बड़ी वजह है, इसके अलावा जनरल पोल्यूशन भी। लेकिन एक बात हमने नोटिस की है जो सर्दियों में होता है, वो जिसको डोमेस्टिक पोल्यूशन भी हम कहते हैं, कि आप खिड़कियां दरवाजे बंद रखते हैं, आप बुखारी जलाते हैं या कोई और चीज़ इस्तेमाल करते हैं आप हीट बढ़ाने के लिए, कमरे को गर्म करने के लिए। कई लोग LPG भी यहाँ पे जलाते हैं, उसका सारा इमिशन वगैरह कमरे में चला जाता है। हमारे पास बहुत सारे केसेस हैं ऐसे जिनको आप एस्फिक्सिया कहते हैं, इसकी वजह से दम घुटने की वजह से लोग मर जाते हैं, नींद में चले जाते हैं। बहुत सारे लोगों का मेरे पास डेटा है, ऑफिसर्स, बड़े ऊंचे ऑफिसर्स। 1993 में मुझे अभी तक याद है कि एक वो था पंडित लड़का, तो उसने IPS कर लिया था, इसमें वो पास भी हो गया था, अब उसको ज्वाइन ही करने वाला था, श्रीनगर में आया था, तो दम घुटने की वजह से बुखारी रात भर चली तो उसकी मौत हो गई। इसके अलावा भी बहुत सारे केस इस किस्म के हैं, और कई केसेस ऐसे भी हैं, वो खैर वो तो इससे अलग है, जिसमें वो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। हम उसके बारे में आपसे नहीं पूछेंगे क्योंकि वो एक अलग वाक़ा है। तो ये जो इससे गैस इमिशन वगैरह पैदा हो जाता है और कमरे में गर्मी भी रहनी चाहिए, तो लोगों को क्या करना चाहिए वादी कश्मीर? बिल्कुल, देखिए बहुत वैलिड सवाल है और बहुत ज़रूरी एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि हम देखते हैं कि विंटर में सर्दी होती है और हमें कुछ ना कुछ अरेंजमेंट तो करना पड़ता है कि हम अपने आप को कैसे सेफ रखें, हम अपने कमरों को कैसे गर्म रखें। जी, फर्स्ट स्टेप क्या होता है, हम अपने कमरे को पूरा बंद कर देते हैं। देखिए पॉलीथीन से दीवार जो हमारी खिड़कियां हैं वो बंद कर देते हैं, सारी हवा बंद कर देते हैं। बिल्कुल, और दरवाज़ों पे भी कम्बल वम्बल लगा के एक क्लोज रूम बन जाता है। जी हाँ। उसके बाद होता क्या है, ये तो ज़रूरी है, गर्मी हमें मेंटेन करनी है अंदर, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, देखिए अगर हम कोई भी हमारी बुखारी हो, हमारा गैस का जो हमारे जो सिस्टम होता है, बुखारियाँ होती है, ये तो एक तो पहले तो ये कंज्यूम कर लेती हैं ऑक्सीजन जो रूम में होता है, बिकॉज एवरी जो जहाँ पे भी कुछ जलना होता है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, पहले तो वो कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद जो पॉइजनस गैसेस जो वो इमिट करती हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो, वो इस ऑक्सीजन की जगह लेती है और एक पर्सन जो है वो इनहेल
शुरू कर देता है, ऑक्सीजन के बजाय वो कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करता है। अच्छा। और एक पेशेंट अक्सर हम देखते हैं कि ये वाक़ात जो है नाइट टाइम में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि पेशेंट शाम को सो जाता है, उसको जब एक ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन कम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड उसने इनहेल शुरू कर दिया, तो वो बेहोश हो जाता है, डिजीज चला जाता है, और उसी दौरान उसकी जो ऑक्सीजन डिप्लीशन की वजह से या कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग की वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो इसको हमें इस पर भी काफ़ी अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। नो डाउट आप कमरे में उसको कमरा गर्म रखें, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन होनी चाहिए, एक दरवाज़ा खुला रहना चाहिए, एक खिड़की खुली रहनी चाहिए, ताकि जो ये पॉइजनस गैसेस है ये बाहर जाएं और फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आए। तो फिर आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसी अप्लाइंसेस को। लेकिन उसके अलावा कोशिश यही रहनी चाहिए कि ड्यूरिंग नाइट टाइम जो है वो ऐसे जो अप्लाइंसेस है वो कम्प्लीटली वो बंद कर दें। आप कमरे को गर्म कीजिए, उसके बाद उसको ऑफ कर दीजिए। रात भर नहीं चलाना चाहिए। रात भर आप बाकी आपके अप्लाइंसेस हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एसी वगैरह है, एसी की वजह से हालांकि हम देखते हैं कि कमरे की जो ह्यूमिडिटी होती है वो कम हो जाती है, ड्राइनेस पैदा होती है। अगर उसको हम कंटिन्यूसली रखें, साथ में ह्यूमिडिफायर रखें कमरे में, तो एसी इज़ एन एब्सोल्युटली सेफ थिंग। या जैसे हमारे पास जो आजकल जो इलेक्ट्रिक हमाम्स आते हैं, वो भी एब्सोल्युटली सेफ है, उससे भी कोई हमारे हार्म नहीं है। इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स की आपने बात की, देखिए उसमें जो हम देखते हैं उसमें हम शॉर्ट सर्किट का चांस रहता है। हमने काफ़ी जगह देखा कि आग वगैरह लग गई उससे, तो उसमें शॉर्ट सर्किट अक्सर हम देखते हैं कि कोई इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट इंसुलेटेड नहीं होती है। अगर कोई भी हम फ्लूइड उस पर गिर जाए तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहता है, या इलेक्ट्रिक सर्किट है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें जो है, ऐसी चीज़ें हमें चाहिए कि रात भर वो यूज़ ना करें। हाँ, यूज़ करें, गर्मी हो जाए उसके बाद इसको हम क्लोज करें, बंद कर देना चाहिए। तो अभी ये जो हमें ट्रेडिशनल हमाम जो हमारे पास हैं, कुछ लोग ये भी बताते हैं कि डॉक्टर साहब ने ऐसा कहा कि हमाम की वजह से भी ऑक्सीजन कम हो जाता है कमरे में और इससे कई बीमारियां लाक हो जाती हैं, चेस्ट की डिजीज़। क्या ऐसा सही है या नहीं? देखिए, हमाम जो है, हमाम का जो मैंने पहले भी कहा कि हम कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं अप्लाइंस, लेकिन वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। देखिए, अगर हमाम आप बाहर से जलाते हैं, अगर उसका एग्जिट जो है, जो इमिशंस, वहाँ पे भी कंजप्शन नहीं होता है, कोयला होता है या वहाँ पे लकड़ी होती है, तो वहाँ पे भी यही गैसेस बनते हैं। लेकिन अगर इसका इमिशन एग्जिट जो गैसेस इसका है, अगर वो अलग से रखा गया है और ये गैसेस जो हमारे कमरे में अंदर दाखिल नहीं होते हैं, तो ये एब्सोल्युटली सेफ है, इसमें ऐसा कोई खतरे की बात नहीं है। लेकिन अगर ये गैसेस का कुछ लीकेज हमारे उस कमरे में हो रहा है जहाँ पे ये गर्मी कर रहा है, तो वहाँ पे भी ये एक पॉइजन साबित हो सकता है। आमतौर पर नहीं होता है, मतलब गैसेस नहीं आते हैं, वो बाहर से ही बिल्कुल चले जाते हैं, उन्होंने वो पाइप शेप लगाया होता है, वो निकल जाते हैं। बिल्कुल, तब तो एब्सोल्युटली सेफ है। लेकिन जो गर्मी इससे पैदा हो जाती है एक कमरे के अंदर, और इसमें आप खिड़कियाँ दरवाज़ा वगैरह होता है, अक्सर लोग बंद रखते हैं गर्मी मेंटेन करने के लिए। क्या इससे ऑक्सीजन में कमी आ जाती है? बिल्कुल नहीं। पेशेंट्स को कोई नुकसान होने का खतरा है? बिल्कुल नहीं। देखिए, कमरे में अगर आपने प्रॉपर वेंटिलेशन रखी है और ये गैसेस अंदर नहीं आ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमाम की जो गर्मी से जो है, क्योंकि अंदर कंजप्शन नहीं हो रहा है, कंजप्शन तो कहीं और हो रहा है, ये तो बस हीट ट्रांसमिट हो रही है नीचे से। जो यहाँ पे हमारे जो फ्लोर होता है, वो तो फ्लोर से इमिट हीट होती है, तो वो तो कंज्यूम नहीं करेगी ऑक्सीजन अंदर कमरे का। तो जो हवा में मॉइस्चर होता है, क्या इससे वो कम हो जाता है? जी बिल्कुल। मॉइस्चर की बात हमें एसी, देखिए एसी का जो होता है, एसी को हम वो अंदर ठंडी हवा जो है वो बाहर निकाल देता है और साथ में भी वो मॉइस्चर निकाल देता है। लेकिन जो हमाम है, हमाम में ऐसा कुछ नहीं है। हमाम तो हीट बस एमिनेट करता है। हाँ, नो डाउट मॉइस्चर इनफैक्ट थोड़ा सा कम हो सकता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि हमाम की हीट जो है हमारी बॉडी के लिए या हमारी कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए कोई हार्मफुल असरात पैदा करे, अनटिल एंड अनलेस वो गैसेस जो है कोई लीकेज वगैरह की वजह से वो अंदर कमरे में ना आए।
विद रिलेशन टू चेस्ट डिजीजेस, इसमें ये जो इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट्स और ये जो इलेक्ट्रिक हमाम आता है या ट्रेडिशनल हमाम, ये चीज़ें सबसे बिल्कुल अच्छी सेफ है। और इसके बाद ये सेंट्रल हीटिंग सिस्टम जो एसी वगैरह का होता है, लेकिन एहतियात बरतना चाहिए, कुछ न कुछ हवा आनी चाहिए बाहर से कमरे में। बिल्कुल, देखिए वेंटिलेशन, इसके अलावा गर्मी के अलावा भी वेंटिलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम देखते हैं कि जब कमरा बंद हो जाता है, फॉर एग्जांपल अगर कोशिश हमारी यही रहती है कि फैमिली मेम्बर्स सब लोग एक ही कमरे में विंटर्स में बैठे, ताकि क्योंकि हर किसी का एवेन्यू नहीं होता कि हर कोई कमरा गर्म करे, तो वो कोशिश रहती है। उसमें हम देखते हैं कि वहाँ पे हमारे जो नमदे भी होते हैं या कारपेट्स भी होते हैं, विंटर में सफाई भी कम होती है, वहाँ पे जो जरासीम हो या एलर्जेंस हो, जो हाउस डस्ट माइट हमने देखा है सबसे कॉमन जो एलर्जन हमारे कश्मीर में या ओवरऑल भी पर वो इन्हीं कारपेट्स में होता है। क्योंकि सफाई नहीं होती है, सब लोग एक जगह बैठे होते हैं, कांगरी भी होती है, उसका धुआं भी होता है, 10 लोग कोई एक इन्फेक्शन लेके आता है, वायरल इन्फेक्शन, हम देखते हैं कि आज एक को हो गया, विद इन द पीरियड ऑफ 10-15 डेज पूरा फैमिली इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इसी वजह से हो जाता है। बिल्कुल, जब कंजस्टेड एक ही जगह रहे तो रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन बहुत इजी रहता है। इसलिए नो डाउट आप कमरे में बैठे, एक ही जगह बैठे, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप वेंटिलेशन प्रॉपर रखें ताकि जो हमारे वैसे ही गैसेस जमा होते हैं वो बाहर निकले, फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आए, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अगर कोई भी किसी भी रेस्पिरेटरी सिम्टम में मुबतला हो, विंटर्स में हम देखते हैं कि ज़्यादातर ये वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और उसको हम आइसोलेट करें। देखिए जो ड्यूरिंग कोविड पीरियड अगर हम बात करें तो हमने देखा कि जो हमने एहतियाती तदाबीर जो हमने ली है उस टाइम, आइसोलेशन करना, हैंड वॉशिंग, बाकी जो कफ एटिकेट्स मेंटेन करना, हमने उस पीरियड में देखा कि हमारे जो बाकी इन्फेक्शंस थे या इवन COPD पेशेंट्स थे, एज़मा पेशेंट्स थे, जो यूजुअली इनको विंटर्स में अटैक होते थे, उनकी इंसिडेंस भी काफ़ी कम हुई बाय टेकिंग दिस प्रिकॉशनरी मेजर्स। तो हम इस टाइम भी अगर मैं कोविड की लेवल की बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर किसी भी पेशेंट को कोई सिम्टम आ जाए, अक्सर हम देखते हैं कि बच्चे निकलते हैं या वर्किंग क्लास बाहर निकलता है, वो यंग होते हैं, उनको ज़ुकाम होता है, उनको वो 4-5 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन उनके जो बाकी घर पे एल्डर्स होते हैं उनकी इम्यूनिटी कम होती है, उनको वो ट्रांसमिट हो जाता है और वो सीरियस डिजीज़ में फिर इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसलिए अगर हम ये मेजर्स लें विंटर्स के दौरान कि आइसोलेशन पॉलिसी जो हमने इख्तियार की थी उसको आइसोलेट करें जिसको ये सिम्टम्स हो, तो हम जो एक रिस्क ऑफ ट्रांसमिशन एक रहता है ड्यूरिंग विंटर टाइम, उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं, कम हो जाता है। इसी से रिलेटेड एक और सवाल ये है, कई लोग गाड़ी में बैठते हैं, 5 लोग 4 लोग बैठते हैं, शीशे बंद रहते हैं सर्दियों में, तो कई लोगों को ये खतरा लग रहा है कि अब पता नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड आप खारिज कर रहे हैं, इसके साथ साथ और किस चीज़ का एमिशन होगा एक इंसान के मुंह से, तो वो लोग, कई लोग मास्क लगाते हैं, कई लोग डरते हैं, कई लोग बिल्कुल अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं। क्या इससे कोई बीमारी ट्रांसमिट होने का खतरा रहता है? नहीं, देखिए अगर हम सफ़र कर रहे हैं जी, हाँ, अगर कोई आपको लग रहा है कि किसी को कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम है, जैसे मैंने कहा कि वायरल इन्फेक्शन जो है वो कंटैक्ट से ही ट्रांसमिट होते हैं, वो छींक हो, वो खांसी हो, वो या प्रोलॉन्ग कंटैक्ट हो तो सांस अंदर बाहर। हाँ, अगर कोई आपका सस्पिशियस है, कोई आपका जो को पैसेंजर है गाड़ी में, तो वहाँ पे उसको कोई रेस्पिरेटरी सिम्टम है तो मास्क लगाना मेरे ख्याल में ज़्यादा ज़रूरी है, न कि उसको जिसको ये सिम्टम्स हैं, बल्कि बाकी जो को पैसेंजर्स है वो भी मास्क का ये करें। लेकिन गाड़ी में भी हम देखते हैं कि अगर प्रॉपर वेंटिलेशन, इंटरमोबिलिटी, थोड़ी गैप रखी जाए तो ये जो बाकी जो गैसेस की हम बात कर रहे हैं तो गैसेस वहाँ पे इमिशन बाहर हो जाएगा या फ्रेश ऑक्सीजन अंदर आता रहेगा। और यूजुअली जो हीटिंग सिस्टम है वो तो गाड़ी में भी उसका डायरेक्ट कार के इंटीरियर से कोई कम्युनिकेशन नहीं होता है, इस वजह से वो गैसेस जो है वो अंदर गाड़ी में नहीं आएंगे जो एक पेशेंट को या किसी जो पैसेंजर हो उसको हार्म कर सके। लेकिन अगर कोई को पैसेंजर आपका किसी रेस्पिरेटरी सिम्टम में मुब्तला है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसको भी हम एडवाइस करें कि वो भी मास्क पहने और हम भी जो पैसेंजर्स बाकी हैं वो भी मास्क पहने, ताकि जो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिशन है वो मिनिमाइज हो जाए।
सर्दियों में अब काफ़ी लोग अब ये जो इन्फ्लुएंजा वाला वैक्सीन करने लगे हैं, पहले बहुत कम लोग करते थे, अब काफ़ी लोग करते हैं, हालांकि अभी भी इसकी परसेंटेज बहुत कम है। क्या ये बहुत ज़रूरी है कश्मीर जैसे इलाकों के लिए कि लोगों को करना चाहिए, या ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है? और क्या किसी एज ग्रुप के लिए मखसूस है या हर एज ग्रुप के लोगों को करना चाहिए? देखिए, चूँकि ये वैक्सीन जो है ये हमारी नेशनल इम्यूनाइजेशन पॉलिसी में नहीं है, इस वजह से ये वैक्सीन जो है पर्सनली एक पेशेंट को ख़रीदना पड़ता है मार्केट से और लगवाना पड़ता है। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये हर किसी के लिए ज़रूरी है, लेकिन जो हमारे हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं तो उनके लिए ये एडवाइजेबल है। देखिए, अब जो है, अब कौन से हाई रिस्क पेशेंट्स हैं? देखिए, एक तो बच्चे होते हैं हमारे या बुज़ुर्ग होते हैं जिनका इम्यून सिस्टम जो है वीक होता है, जो ज़्यादा ससेप्टेबल रहते हैं इन्फेक्शन के। इसके अलावा हमारे जो छाती के अमराज में जो पेशेंट्स मुब्तला होते हैं, वो COPD हो, वो एज़मा हो, या इवन बाकी सिस्टमिक डिजीज़ में जो मुब्तला होते हैं, जिसमें किडनी डिजीज़, लिवर डिजीज़ या हार्ट की डिजीज़ या न्यूरोलॉजिकल डिजीज़, इनकी इम्यूनिटी भी कम होती है, तो इनको एडवाइजेबल है ये वैक्सीन लगाना। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स जो अस्पतालों में काम करते हैं उनको भी लगाना चाहिए। इसके अलावा जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनको भी लगाना चाहिए। ये एक हाई रिस्क ग्रुप रहता है जिनमें ये इन्फेक्शन जो है एक तो ज़्यादा होने का चांस रहता है और ज़्यादा सीवियरिटी कॉज करने का खतरा रहता है। बाकी जो लगवाना चाहे वो लगवा सकता है, लेकिन मैंडेटरी नहीं है। लेकिन जो ये हाई रिस्क पेशेंट्स की हमने बात की, इनका बेटर है कि ये लगवा लें बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर, क्योंकि ये अपने वायरस जो कॉन्स्टेंटली अपने आप को चेंज करता है, इस वजह से इसकी हर साल अलग अलग स्ट्रेन आती है। तो इस वजह से ये जो है ये हमें हर साल बिफोर द ऑनसेट ऑफ विंटर लगवाना चाहिए, क्योंकि हम जो है हम उस जोन में आते हैं जहाँ पे जो इन्फ्लुएंजा सीज़न होता है वो करीब करीब नवंबर से शुरू होता है। इट एक्सटेंड्स अप टू फरवरी मार्च। तो इस वजह से कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम ये वैक्सीन जो है उससे पहले ही लगवाएं, क्योंकि एक बार वैक्सीन लगवाए उसके बाद इसकी इम्यूनिटी जो है वो करीब करीब 2 हफ्ता लगता है इसकी इम्यूनिटी आने में। तो इस वजह से जो हम फ्लू सीज़न नवंबर में शुरू होता है, तो उससे पहले अगर ये लगवाए तो हम काफ़ी हद तक सेफ़ रह सकते हैं। क्योंकि हालांकि ये मैं नहीं कहूँगा कि अगर कोई ये वैक्सीन लगवाता है तो उसको कोई इन्फेक्शन होगा ही नहीं विंटर्स में जी। ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये वैक्सीन जो है ये मखसूस है अगेंस्ट इन्फ्लुएंजा। और हम देखते हैं कि हमारी मेजॉरिटी ऑफ जो इन्फेक्शंस ड्यूरिंग विंटर टाइम होते हैं, मोस्ट कॉमन वायरस इन्फ्लुएंजा होता है। लेकिन हमारे बाकी वायरसेस भी होते हैं जो यही रेस्पिरेटरी सिम्टम्स कॉज करते हैं, वो रेस्पिरेटरी सिंसेशनल वायरस हो, वो कोविड हो, वो बाकी कोई वायरस हो, ये सब सिम्टम्स लगभग हर किसी के सेम होते हैं। इसलिए ये कोई कॉम्प्लेसेंसी भी नहीं आनी चाहिए कि हमने जी वैक्सीन लगवाया तो उसके बाद हमें कोई इन्फेक्शन होने का कोई खतरा ही नहीं है। लेकिन एहतियाती तदाबीर जो हमने बोला लेने के लिए वो हम ले सकते हैं, उसके अलावा भी, ताकि हम बाकी वायरस से भी सेफ रहें। बच्चों को भी लगा सकते हैं? बिल्कुल, आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ्स हर किसी के लिए सेम इंजेक्शन है, हर कोई के लिए सेम डोज है। और 6 महीने तक हम नहीं लगाते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट किया हुआ होता है कि एक मदर ने ऑलरेडी वैक्सीन लगाया होगा और उसकी एंटीबॉडी जो बनती है वो एक बच्चे को भी ट्रांसमिट होती है। बिल्कुल, तो उस वजह से पहले 6 महीने वो एब्सोल्युटली सेफ रहता है अगर मदर ने वैक्सीन लगाया हुआ होता है। तो इसमें मतलब ये ट्रांसमिट हो जाता है जी। बिल्कुल, जो इम्यूनिटी जो डेवलप होती है मदर में, वो बच्चे में ट्रांसमिट हो जाती है और वो 6 मंथ तक एब्सोल्युटली सेफ रहता है। आपके पेशे से ताल्लुक़ रखने वाले बहुत सारे लोग ये बताते हैं कि कोविड के बाद 2019-20 के बाद जो ये 20 के बाद हुआ ये कोविड यहाँ पे, तो इसके बाद जब वैक्सीन वगैरह लग गए तो इसमें नोटिस किया गया है कि कई बीमारियाँ ऐसी हैं जिनकी वजह से लोगों को खतरा लाक हो जाता है। क्या ऐसा कोई नोटिस किया गया है, ऐसी कोई चीज़? देखिए, हर किसी दवाई वैक्सीन के हर किसी के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा कि कोई, अगर आप एक सिंपल मल्टीविटामिन भी ले, अगर वो भी आप ले अंदर या उसको ओवरडोज हो जाए, वो भी आपकी बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। अच्छा। इस वजह से जब डॉक्टर एक चीज़ को जब प्रेस्क्राइब करता है, वो पहले ये एनालाइज करता है कि अगर कोई दवाई या कोई वैक्सीन किसी पेशेंट को दिया जाए तो उससे ज़्यादा उसको फ़ायदा होने वाला है या कोई ज़्यादा इसका एडवर्स इफेक्ट इस पर असर कर सकता है। अगर हम वैक्सीन्स की बात करें,
जो ये वैक्सीन्स हैं इनकी बाज़ाब्ता ट्रायल्स होती है और उसके बाद ये एनालाइज किया जाता है कि इसका लॉन्ग टर्म जो है ज़्यादा फ़ायदा है या इसके मिनिस्क्यूल जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई डेंजरस साइड इफ़ेक्ट होता है तो इसको फेज़ आउट करके इसको स्टॉप किया जाता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल वैक्सीन की बात करें, इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन की बात करें, निमोकोकल वैक्सीन की बात करें, तो हमने देखा कि ये सेफ़ है। हालांकि मतलब बहुत मिनिस्क्यूल 0.001% पेशेंट्स में कॉम्प्लिकेशन होने का खतरा रहता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल फ़ायदे की बात करें, जितना ये फ़ायदा हमारी कम्युनिटी को देगा उसके अगेंस्ट जो ये नेग्लिजिबल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये हम नज़रअंदाज कर सकते हैं। इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। अब अगर कोविड वैक्सीन की बात करें, चूँकि कोविड एक एमरजेंसी डिजीज़ थी, एमरजेंसी में आया और उसका वैक्सीन भी एमरजेंसी में डेवलप हुआ। जो नॉर्मल ट्रायल्स एक वैक्सीन के लिए होती है वो नहीं हो पाई इसकी, तो ये एमरजेंसी ऑथराइजेशन इनको मिली वैक्सीन, क्योंकि उस टाइम प्रायोरिटी थी कि हम कैसे ओवरऑल पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट करें। देखिए इसमें भी काफ़ी मिथ्स काफ़ी उस टाइम आई कि ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है, क्लॉट्स बनाता है, बाकी चीज़ें करने का अंदेशा रहता है। लेकिन ओवरऑल अभी तक जो है नो डाउट अभी तक ये जो वैक्सीन लगा है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है। जो हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं या न्यूरोलॉजी में जाते हैं या स्ट्रोक से में, उनकी भी एनालिसिस हो रही है कि कोई हमें ड्रामेटिक कोई इंक्रीज़ तो नहीं हुआ कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स वैक्सीन की वजह से हमारे कोई ऐसी बीमारी इंक्रीज इंसिडेंस तो नहीं पैदा हुई जैसे स्ट्रोक्स या इनफर्टिलिटी। वैसा अभी तक हमने ऐसा तो अभी तक कोई पाया नहीं है। ऐसी कोई साइंटिफिक एविडेंस या एम्पिरिकल डाटा ऐसा नहीं है जिससे ये लगे कि ये जो कोविड का वैक्सीन लोगों को दिया गया है इससे लोग बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं। ऐसा कोई नहीं है, ये बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं। लेकिन अगर हम देखिए कोविड को जिसको हुआ उसके साइड इफ़ेक्ट्स हम ज़्यादा देख रहे हैं। देखिए जब हम इन्फेक्शन से हमें जो स्ट्रोक्स की बात अगर हम करें, हम देखते हैं कि स्ट्रोक्स की इंसिडेंस हो सकता है इंक्रीज हुई हो, लेकिन उन पेशेंट्स को कोविड भी हुआ है। कोविड इटसेल्फ कॉज्ड अ प्रोकोगुलेंट स्टेट, और उसमें हमने देखा कि कोविड में भी जो काफ़ी डेथ्स हुई दे हैपेंड बिकॉज ऑफ कोआगुलेशन डिसऑर्डर्स, क्योंकि कोआगुलेशन बॉडी में हो गई और क्लॉट्स की वजह से उनकी डेथ्स हुई, वो कार्डियक हो, न्यूरोलॉजिकल हो। इस वजह से ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट जो है वो आगे जाके ही पता चलेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई डाटा अभी तक हमारे पास आया है कि इन वैक्सीन की वजह से जो है कोई बीमारी में जो है काफ़ी ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो ऐसा खौफ दिमाग से निकालना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हमने सुना है कि आपने आइडेंटिफाई कर ली हैं ख़ास तौर से मतलब वादी कश्मीर में और सर्दियों में बहुत ज़्यादा कुछ एलर्जीज़, 12-14 एलर्जीज़ जो आपने और जिसके बारे में आप लोगों को अवेयरनेस देते रहते हैं। तो क्या है, किस किस्म की एलर्जीज़ ये हैं और लोगों को क्या एहतियाती तदाबीर करने चाहिए? देखिए एलर्जी जो होती है, एलर्जी की बीमारी एक लाइफ लॉन्ग बीमारी होती है। जैसे एक डायबिटीज़ पेशेंट होता है, जैसे एक हाइपरटेंशन पेशेंट होता है, जिसको एक बार डायग्नोज हो गया तो ये लाइफ लॉन्ग बीमारी है। ऐसी ही एलर्जी की बीमारी है। अगर हम 10 पेशेंट्स को हम सामने रखें एलर्जीज़ के, इनकी मैनिफेस्टेशंस भी डिफरेंट होगी और इनके कॉजेटिव फैक्टर्स भी जो है वो अलग अलग होंगे। किसी को एलर्जी स्किन में मैनिफेस्ट हो सकती है, किसी को आइज़ में हो सकती है, किसी को नाक में हो सकती है, किसी को गले में हो सकती है, और किसी को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जिसे हम एज़मा कहते हैं, या किसी को जीआई गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में मैनिफेस्ट हो सकती है। वो भी हो सकता है। बिल्कुल, मैनिफेस्टेशन अलग है। इसी तरीके से जो पॉजिटिव है, किसी को प्रेडोमिनेटली पोलन एलर्जी होगी, किसी को ग्रास की एलर्जी होगी, किसी को फूड आइटम की एलर्जी हो सकती है। इसलिए ये एक डाइवर्स फील्ड है। इसलिए अगर कोई पेशेंट आता है सिम्टोमेटिक लेके, एक तो पेशेंट खुद भी आइडेंटिफाई कर पाता है कि मुझे किस चीज़ से ये ट्रिगर हुआ, वो डस्ट हो, वो कोई इंसेक्ट हो, वो पोलन हो, या कोई खाने की चीज़ हो, एक पेशेंट भी आइडेंटिफाई कर सकता है। इसके अलावा हमारे पास टेस्ट भी अवेलेबल है। वो ब्लड टेस्ट हो सकता है या एक स्किन प्रिक टेस्ट हो सकता है, जिससे एक हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि किस किस पेशेंट को किस किस चीज़ से एलर्जी है। कोल्ड जो है, कोल्ड एक अगेन एक ट्रिगरिंग फैक्टर रहता है, बिकॉज हम विंटर की आमद जब होती है तो हमारा टेम्परेचर कम होता है,
और जो हमारी जो नमी है, ह्यूमिडिटी है, वो भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से एक रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो एक इम्यून सिस्टम होता है, जिसकी वजह से हम ये एलर्जन अंदर जो जाते हैं या जरासीम अंदर जाते हैं जो इन्फेक्शन कॉज करते हैं, उसको बाहर निकालने की ताकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। ये सिंपल हम रेप्लेनिश कर सकते हैं बाय टेकिंग एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड्स। सिंपल ल्यूकवार्म वाटर अगर आप ले, आप इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर सकते हैं। जितना हम पानी पिए, बिल्कुल, हम विंटर में वैसे ही देखते हैं कि हम पानी पीना चाहिए। बिल्कुल, हम विंटर में वैसे ही देखते हैं कि हम फ्लूइड का इंटेक कम कर देते हैं, ये और भी इसको एग्रीवेट करता है। अगर हम सिंपल ल्यूकवार्म वाटर इंक्रीज क्वांटिटी में पिए, जो हमारा ये एनवायरमेंटल का जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है रेस्पिरेटरी पे, वो हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। तो इस वजह से एक जब पेशेंट हो या बाय टेस्ट हो, वो आइडेंटिफाई कर सकता है कि मुझे किस चीज़ से एलर्जी है, और वो फिर वो अवॉइड कर सकता है। अब जब ऐसे आपने बात की, तो हम अक्सर देखते हैं कि हम एट्रीब्यूट करते हैं कि जो रशियन पॉपुलर्स का कॉटन जो आता है हमारे, तो हम उसको एट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन वो पोलन है ही नहीं, वो सीड है। और वो जो वो कॉटन टाइप जो रुई घूमती रहती है, तो वो हमारे अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में नहीं जा पाती है। वो उसका साइज ही उतना छोटा नहीं है कि वो अंदर जाए। वो हमारी नाक पे, गले पे, हाँ, न्यूसेंस वैल्यू उसका है। आपके नाक पे जाएगा, आपको इरिटेट करेगा, गले पे जाएगा, इरिटेट करेगा, लेकिन हमारे उस टाइम जो है, उस सीजन में न्यूमरस अदर पोलन्स हैं जो एटमॉस्फेयर में घूमते रहते हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल किकर के पोलन, किकर का आप ले लें, पोलन होता है, हर किसी प्लांट में पोलन होता है, लेकिन चूंकि वो विजिबल नहीं होता है, हम इसी रशियन पॉपुलर के कॉटन को हम जिम्मेदार ठहराते हैं। लेकिन हमने जो स्टडीज यहाँ पे की, हमने देखा किकर का ज़्यादा है, ग्रासेस बहुत ज़्यादा है, उनके पोलन जो है वो ज़्यादा, देवदार, उनके पोलन जो है वो ज़्यादा हार्म करते हैं हमें, चूँकि वो विजिबल नहीं होते हैं एटमॉस्फेयर में, तो इस वजह से वो उसको हम कल्प्रिट नहीं मानते। तो हम सब एट्रीब्यूट करते हैं ये कॉटन ऑफ रशियन पॉपुलर्स, ये तो हवा में मौजूद रहते हैं, बिल्कुल, लेकिन इनविजिबल है। तो आपके अंदर चले जाते हैं, आपको सिम्टम्स पैदा होते हैं, कॉटन घूम रहा है जी, इसी वजह से हुआ। लेकिन हमें देखिए, वैसे मैंने पहले भी कहा कि कोविड पीरियड में जो हम बाहर निकलते थे, मास्क पहन के निकलते थे, और जो हमने देखा कि जो पोलन एलर्जीज हम इस सीजन में काफ़ी बढ़ती थी, उसकी तादाद भी काफ़ी कम हो गई उन सालों में। जो अटैक्स हमारे पास आते थे ड्यूरिंग मास्क की वजह से। सिंपल, अगर आप कोई पेशेंट एलर्जिक है, आप वो एट्रीब्यूट कॉटन को करे या बाकी पोलन को, अगर वो इस सीजन में मास्क पहन के बाहर निकले, तो अच्छी खासी जो प्रोटेक्शन उसको मिल सकती है, और जो अटैक्स होने का अंदेशा रहता है उसको हम मिनिमाइज कर सकते हैं। कई लोग ये भी बताते हैं कि लगातार अगर मास्क का इस्तेमाल किया जाए, एक आदत सी पड़ जाती है। हमने खुद देखा है, आप भी पेशेंट्स को देखते रहे, हम डरते हैं पेशेंट्स के, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, आप खुद भी नहीं लगाते हैं मास्क। तो कई लोग कहते हैं नहीं, इससे अगर मास्क लगातार लगाएंगे तो इससे जो इंसान के अंदर जो एक इम्यून सिस्टम होता है वो ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, इस मास्क से तो ज़्यादा नहीं पहनना चाहिए। नहीं, देखिए, इन्फेक्शन और एलर्जीज़ ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। देखिए, एलर्जीज़ जो होती है, एलर्जीज़ में आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर नहीं होता है, आपका इम्यून सिस्टम जो होता है वो हाइपर एक्टिव होता है। अच्छा, देखिए, अगर कोई भी एलर्जन अंदर चला गया, आपका इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि उसको हमला कर देता है, इतनी तरीके से हमला कर देता है कि आपकी बॉडी पे भी अंदर हमला हो जाता है। तो इम्यून सिस्टम की डायरेक्शन चेंज करने की ज़रूरत होती है। तो ये एलर्जी जो है, एलर्जिक पेशेंट जो है, उसको अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये ट्रिगर्स अवॉइड करने ही करने हैं। अच्छा, उसको ये इम्यूनिटी नहीं, हम कहेंगे कि इम्यूनिटी का इसमें रोल नहीं आता है। हाँ, जो इन्फेक्शन की हम बात करें, देखिए, जो है, अगर कोई नॉर्मल इंसान है, उसको अगर हम ये हाइजीन हाइपोथेसिस ही हम मानते हैं कि अगर उसको इंटरमिटेंटली एक्सपोजर हो जाए ऐसी, मतलब वो इन्फेक्शियस डिजीज़ के जरासीम से, वो उसको अंदर इम्यूनिटी पैदा कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आपको ज़्यादा खतरा लाहक रहेगा इन्फेक्शन होने का, जैसे कोई पेशेंट है, इसको कोई इन्फेक्शन है, डॉक्यूमेंटेड, वो कोविड हो, फ्लू हो, आप क्यों ऐसे रिस्क लेंगे कि आपको वो हमला करे? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर वो कॉन्ट्रैक्ट। और स्पेशली मैं ये कहूँगा कि जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, जो ऑलरेडी बाकी बीमारियों में मुब्तला रहते हैं, उन पे ये छोटे छोटे इन्फेक्शंस जो
नॉर्मल इंसान को माइनर इन्फेक्शन कॉज करते हैं, लेकिन ऐसे पेशेंट्स में वो जानलेवा साबित हो सकते हैं। इस वजह से हमें कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम एहतियाती तदाबीर लें, स्पेशली जो हाई रिस्क पेशेंट्स होते हैं और जो हाई रिस्क प्लेसेस होते हैं जहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा, जैसे अस्पताल हो या कहीं और हो, गैदरिंग्स हो जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं, कोई भी इन्फेक्शन मुबतला होता है, अगर वहाँ हम ये एहतियाती तदाबीर ले तो हम उस टाइम अपनी इन्फेक्शंस या इवन एलर्जीज़ को जो है वो एग्रीवेट होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर नॉर्मल है, आदमी है, वो बाहर जा रहा है, तो उसको मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो उसके जो एक्सपोजर अगर किसी जगह से हो जाता है, किसी जरासीम से, वो अंदर इम्यूनिटी ही पैदा कर लेता है हमारी बॉडी में। हमारे गांव में खासतौर से ये होता है कि एक हुक्का का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे लोग, खासतौर से हमारे जो एल्डरली पॉपुलेशन होती है वो बहुत ज़्यादा करती हैं, और इसमें एक तो अपना वो जिसमें कसाफत रहती है वो तो है ही है, दूसरा ये कि हर दूसरा शख्स इसको लेता है, तो इससे ये भी होता है कि बीमारियां ट्रांसमिट होने का इम्कान ज़्यादा रहता है। किस तरह से हम लोगों को ये बताएंगे कि इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए? देखिए, इसको अवेयरनेस पैदा करने की ज़रूरत है। सिगरेट हो, हुक्का हो, बीड़ी हो, या कोई भी ऐसा ये जो है ये हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है। लोग अलग अलग एक्सप्लेनेशन देते हैं। सिगरेट वाले के सामने जो है, जब वो कश लेता है तो वो फ़िल्टर होता है, तो उसको लगता है कि शायद ये फ़िल्टर मुझे प्रोटेक्ट करेगा। जो हुक्का वाला होता है उसको लगता है कि ये धुआं जो है ये पानी के थ्रू आ रहा है, तो वो शायद हमें प्रोटेक्शन देगा। लेकिन ये दोनों हार्मफुल है। बीड़ी, सिगरेट, हुक्का, हर कोई हार्मफुल है, और हर किसी जो ऐसे करीब 300 अज्जा इसमें ऐसे हैं जो एक कार्सिनोजन का दर्जा रखते हैं, जिसकी वजह से हमें बॉडी में किसी भी ऑर्गन में जो है वो कैंसर होने का शुबा रहता है। और बाकी रही जो ट्रांसमिट, ऑब्वियसली जब कोई वो हुक्का हो या सिगरेट हो वो शेयर करेगा, उसके जो जरासीम अगर उसमें होंगे वो भी रिस्क इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने का रहता है, अगर वो सेम सिगरेट या सेम हुक्का यूज़ करें, शेयर करें। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे आप कभी हॉस्पिटल में होंगे या चलते होंगे या रास्ते में, तो आपको ये लगता है कि लोगों को बताना चाहिए। इस किस्म की कोई मैसेजेस हैं जो आप ख़ासतौर से वादी कश्मीर के लोगों को बताएंगे, चाहे सर्दियों में, चाहे इसके अलावा गर्मियों में भी कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप बताना चाहेंगे लोगों को कि ऐसा करो या ऐसा मत करो, ऐसा कुछ है? देखिए, पहले तो मैं विंटर के लिहाज से, क्योंकि हम मौसम सरमा आ रहा है, तो मैं यही कहूँगा कि मौसमी सरमा में हम वैसे ही देखते हैं कि इन्फेक्शंस की तादाद जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो जो ऑलरेडी हमारे एग्जिस्टिंग पेशेंट्स होते हैं, वो अस्थमा पेशेंट्स हो, ब्रोंकाइटिस, COPD पेशेंट्स हो, तो उनका एक एनुअल चेकअप अपने कंसर्न जो डॉक्टर साहिबान हैं जिनके अंडर वो ट्रीटमेंट में है, वो वहाँ पे उस टाइम जाए, एनुअल चेकअप करा ले, ताकि उनके ट्रीटमेंट में थोड़ा रद्द-बदल हो जाए, ताकि उनकी जो विंटर का जो रिस्क रहता है इन्फेक्शंस का वो मिनिमाइज़ हो जाए। वो उनको बाकी जो एहतियाती तदाबीर भी है वो भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, या वैक्सीनेशंस अगर वो एलिजिबल है उस चीज़ के लिए, फ्लू वैक्सीन हो, निमोनिया का वैक्सीन हो, वो लगा के वो काफ़ी हद तक प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। इसके अलावा बाकी जो हम स्पेशली जो बच्चे होते हैं, बुज़ुर्ग होते हैं, जो ज़्यादा रिस्क रहता है उनको इन्फेक्शन होने का, वो बाहर सर्दी में ना निकले। अगर मजबूरी है पूरा कपड़े पहन के निकले, मुंह नाक ढक के, ताकि ठंडी हवा का असर उस पर ना हो। और ओवरऑल अगर हम देखें छाती के अमराज के लिहाज से अगर हम बात करें, तो जैसे सिगरेट स्मोकिंग की हमने बात की, तो ये बहुत बड़ी बिद्दत है। तो ये जो है ये मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर रहता है। लंग कैंसर, COPD, एज़मा, सब डिजीज़ में इसका रोल रहता है। मैं ये तो कहूँगा कि बाकी जो जिस्म के बीमारियां हैं, सिगरेट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोल रहता है। तो हमें कोशिश यही रहनी चाहिए कि लोगों में एक अवेयरनेस पैदा करें और इसको हम बचपन में ही ख़त्म कर दें, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि एडोलेसेंसी में ही ये शुरू हो जाती है आदत, फिर बिद्दत, और फिर आप देखते हैं कि कितनी बीमारियों में बड़ा दुश्मन आप सिगरेट को ही मानते हैं? बिल्कुल, सबसे बड़ा तो यही है। बाकी तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे पोलन की हमने बात की, तो अगर ये पेशेंट जो एलर्जीज में मुबतला है वो ड्यूरिंग पोलन सीजन या जो भी ट्रिगर्स हैं उनके, उस टाइम वो प्रोटेक्टेड रहें, तो वो उस टाइम जो है वो काफ़ी हद तक अपनी बीमारी को कंट्रोल में रख सकते हैं। लेकिन स्मोकिंग जो है वो मेनली एटियोलॉजिकल फैक्टर है, बोथ लंग कैंसर एज वेल एज COPD।
और ऐसे पेशेंट्स की इम्यूनिटी भी कम होती है और उनको इन्फेक्शन होने का खतरा भी ज़्यादा रहता है। तो एज पेरेंट्स, एज सोसाइटी मेंबर्स, हमें अपने बच्चों पे भी नज़र रखनी चाहिए ताकि वो ऐसी आदत में मुलवस ना हो। और अगर हम इसको एट ग्राउंड लेवल ही, एट बेसिक उसी एज पे उसको कर्व करें तो हम काफ़ी सक्सेसफुल, और हमारी सोसाइटी जो है वो स्पेशली रेस्पिरेटरी हेल्थ जो है वो काफ़ी सही रह सकती है। हमारे यहाँ जो हवा की क्वालिटी होती है ये हम मापते रहते हैं AQI, जिसको लोग बोलते हैं। नॉर्मली अच्छा होता है कश्मीर में, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है यहाँ पे हरियाणा और दिल्ली की तरह नहीं है कि लोग शाली काटने के बाद वहाँ पे जलाते हैं वो इसका घास वगैरह, लेकिन चिनार के पत्ते लोग सड़कों में जलाते हैं। कोई कूड़ा करकट जो बाहर है ये भी कई लोग जलाते हैं। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है कई लोग ऐसा भी जलाते हैं जिससे काफ़ी ख़तरनाक किस्म की गैसेस वगैरह पैदा हो जाती हैं। और इसके अलावा एक और दुश्मन है जो इंसान की है, वो है डस्ट, क्योंकि यहाँ पे सैंड कंपोनेंट बहुत कम है कश्मीर में और ये हवा में उड़ती रहती है ये जो डस्ट है। तो इससे बचने के लिए लोगों को क्या करना चाहिए और क्या सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी है इन चीज़ों को रोकने के लिए? क्योंकि हमारे पास जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक डिस्ट्रिक्ट बडगाम में, फॉर एग्जांपल आप ले लेंगे डिस्ट्रिक्ट बडगाम और पुलवामा में, कम से कम 200 से 200-250 तक के करीब ये जो है ब्रिक किल्स, और वो भी अनरजिस्टर्ड, जो जिनका कोई इंदराज ही कहीं पे नहीं होता है, ये चल रहे हैं। इस बात के बावजूद कि हर कोई डिपार्टमेंट ये दावा करता है कि हमने ये ठीक किया वगैरह, लेकिन मैं बहुत ज़िम्मेदारी के साथ ये बता रहा हूँ कि ये ख़त्म नहीं हुई है, ये चल रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोगों की शमूलियत होती है जिसकी वजह से ये चलते हैं, और एक वो धुआं भी वो पैदा कर लेते हैं जो, क्योंकि ये पाबंद भी नहीं होते हैं, वो जो एयर पोल्यूशन रोकने वाली जो मशीनरी वगैरह लग जाती है वो सिर्फ रजिस्टर्ड लोग लगा लेते हैं, इनके पास वो भी नहीं है। तो क्या सरकार के पास ऐसी कोई पॉलिसी है या इनको आप सेंसिटाइज करते रहते हैं कि जनाब इस बारे में आप सख्ती से कवानीन नाफिज कर लें, ऐसा कुछ? देखिए बिल्कुल, पहले तो मैं ये, जैसे आपकी एयर क्वालिटी की आपने बात की, देखिए अभी तक तो यहाँ पे जो है उस लेवल का वो बर्निंग नहीं होती है जैसे पंजाब या हरियाणा में, जो दिल्ली को आप देखते हैं कि कैसी एयर क्वालिटी है, तो अभी तक यहाँ नहीं है। लेकिन पीपल यहाँ पे भी, जैसे आपने कहा चिनार के पत्ते, अगर देखिए ये स्टार्ट में कम ही होता है हर जगह, लेकिन जो ये डिसिमिनेट होता है तो ये फिर हर जगह हो जाएगा और हम भी उसी लेवल पे पहुंच जाएंगे। जो हम जो वेजिटेबल वेस्ट हमारा जो है वो बर्न, वो कोयला बनाने के लिए है या उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए है, वो हम यूज़ करेंगे। लेकिन आई थिंक मेजर्स जो है वो इसी टाइम पे लेनी चाहिए, बहुत एजुकेटिव। पहले हम फार्मर्स को एक एजुकेट करें कि ये जो है, ये जो आप अगर ये चीज़ कर रहे हैं ये आपकी सेहत के लिए हानिकारक है, ओवरऑल सोसाइटी की सेहत के लिए ये मुज़िर है। तो हम इनको सेंसिटाइज करने की ज़रूरत है और हमें ऐसी ऐसी मशीनरी लाने की ज़रूरत है ताकि अगर एज ए वेस्ट डिस्पोजल इसको जलाया जा रहा है तो उन मशीन्स का इस्तेमाल किया जाए ताकि ये जो है इसको ऐसे डिस्ट्रॉय किया जाए ताकि हमारा एनवायरमेंटल पोल्यूशन ना हो। उसके अलावा जो आपने ब्रिक किल्न्स की बात की, देखिए इट हैज़ टू बी रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट इन अ स्ट्रिक्टेस्ट पॉसिबल मैनर। हमारा जो इसमें गाइडलाइंस होती है कि अगर कोई इंडस्ट्रियल एरिया है या ब्रिक किल्न्स है वो हमारे रेजिडेंशियल एरिया से कितना दूर होना चाहिए। तो ऐसे परमिशंस नहीं मिलनी चाहिए ऐसे एरियाज़ में जहाँ पे रेजिडेंशियल एरिया क्लोज हो। परमिशन देती ही नहीं है, परमिशन के बगैर मैं बता रहा हूँ कि ऐसे सैकड़ों में है, मोर देन 100 और 200 जो दर्ज ही नहीं है, जिनका कोई परमिशन नहीं है, जिनका कोई सेल्स टैक्स जीएसटी कुछ नहीं है, लेकिन चल रहे हैं। नहीं, वही तो फिर सरकार को इस पे मेरे ख्याल में आई थिंक जो हमारे सोशल एक्टिविस्ट है दे शुड बी वोकल अबाउट इट एंड आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू टेक एक्शन अगर ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि स्पेशली जब अनरेगुलेटेड है ये रेजिडेंशियल एरियाज़ में भी हो सकती है और वहाँ पे जो है इसके काफ़ी हार्मफुल इफ़ेक्ट हो सकते हैं। बहुत, ये तो इतना ही नहीं है, ये तो सांस की प्रॉब्लम हो या बाकी दिस जो स्मोकिंग, ये जो स्मोक वहाँ से निकलता है या जो पॉइजनस गैसेस वहाँ से निकलते हैं, अगर वो अनरेगुलेटेड है, ये तो हमारी बॉडी में हर किसी जो ऑर्गन है उसको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डैमेज कर सकते हैं। तो इसमें रेगुलेशन करने की ज़रूरत है और हम भी, मेरे ख्याल में हम भी, जो हमारी स्टैटिस्टिक्स आती है, हमारे पेशेंट्स जो आते हैं, हम भी ओवरऑल उनको एनालाइज करते रहते हैं कि किस एरिया में जो है कौन सी डिजीज़ ज़्यादा पाई जाती है। और ऑब्वियसली जो ये एरियाज़ हैं जहाँ पे विच आर
क्लोज टू दिस इंडस्ट्रियल एरियाज, वहाँ पे हम देखते हैं कि रेस्पिरेटरी इलनेसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। इसलिए रेगुलेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई थिंक इसमें एक्शन होना चाहिए। अगर कोई अनरेगुलेटेड है उनको अंडर प्रॉपर इवेलुएट करके ऐसी जो ये रेगुलेशंस फॉलो नहीं करते, देयर एस्टेब्लिशमेंट शुड बी क्लोज्ड। प्रोग्राम के आखिर में COPD की क्या वजूहत हैं, क्यों इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे कश्मीर? देखिए, जैसे मैंने पहले भी कहा कि COPD और लंग कैंसर जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है कश्मीर में। सबसे ज़्यादा मैं ये कहूँगा सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर स्मोकिंग का है। ये दोनों ऐसी बीमारियों में जो है मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर है। उसके अलावा एनवायरमेंटल पोल्यूशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और COPD जो है, देखिए COPD अगर किसी को हो गया, ये एक लाइफ लॉन्ग बीमारी है। यूजुअली आफ्टर द एज ऑफ 45 होती है, उसके बाद ये लाइफ लॉन्ग रहती है। लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि अगर COPD के मरीज़ को अटैक होता है, उसका लंग फंक्शन कम होता है और फिर वो वापस अपनी लेवल पे नहीं जाता, और एक एक अटैक होने के बाद इसका लंग फंक्शन जो है वो धीरे धीरे इस लेवल पे पहुंच जाता है कि सांस उसको एक इंटीग्रल पार्ट बन जाती है। अगर अटैक नहीं हुआ, अगर किसी लेवल का डैमेज हुआ है, वो वहीं पे स्टैटिक रह सकता है या थोड़ा थोड़ा कम हो सकता है। लेकिन चूंकि हमारा यहाँ पे एनवायरनमेंट ऐसा है, हमारा मौसम ऐसा है कि ऐसे पेशेंट्स अगर हम उनको ट्रीटमेंट नहीं पहुँचे तो ये अटैक्स होने का अंदेशा रहता है। और हम देखते हैं कि COPD के मरीज जो हैं वो ज़्यादा सीवियरिटी में चले जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस फ्रीक्वेंट अटैक्स, बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट। इसलिए हमें कोशिश यही रहनी चाहिए कि एक तो पहले इस COPD के जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उन पे हम काम करें, लोगों को स्मोकिंग के बारे में अवेयरनेस करें, इससे कितनी इल इफेक्ट्स है। और उसके बाद अगर कोई पेशेंट अब डायग्नोस हुआ है, उसको पूरी तरीके से एडवाइस किया जाए कि उसका ट्रीटमेंट कैसे चलना है, इस बीमारी को कैसे आपको कंट्रोल में रखना है, और जो अटैक्स होने का अंदेशा रहता है स्पेशली ड्यूरिंग विंटर टाइम, उसको हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने रोशनास कराया हमारे नाजरीन को और हमारे सामीन को इन अमराज से जिनका आप इलाज करते हैं यहाँ पे अच्छी तरह से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ये थे डॉक्टर नवीद नज़ीर शाह जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट पल्मोनोलॉजी हैं और माहिर अमराज जो चेस्ट डिजीज़ हैं, इन सब बीमारियों के ये माहिर हैं। यहाँ पे कश्मीर में एक मारूफ मालिज है जो आज हमसे बात कर रहे थे। अगले प्रोग्राम में एक और शख्स से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त।